गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम हमारे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ेंगे। अच्छा, ये स्टोरी जो है लॉस्ट स्प्रिंग बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में है। तो ये जो राइटर है हमारे एनिस जंग, इन्होंने ये जो लिखी है। अब हमारे एनिस जंग के बारे में हम देखते हैं कि उनका जन्म जो है राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन जो है हैदराबाद में बिताया और कुछ स्टडी भी उन्होंने हैदराबाद में ही की। उसके बाद जब हायर स्टडी के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई। बच्चों, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी राइटर थे और ऐसे ही हमारे एनिस जंग ने भी अपने करियर की शुरुआत जो है राइटिंग में ही की है। उन्होंने इंडिया के लिए और अब्रॉड के लिए कई न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम भी लिखे। वो साथ में एडिटर भी थी और कॉलम भी लिखती थी, तो उन्होंने अब्रॉड के लिए भी कई कॉलम्स लिखे। एक उनकी जो बुक थी जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो उसी से जो है ये लाइनें लेकर हमें चैप्टर के रूप में दी हैं, जिसमें उन्होंने चाइल्डहुड के बारे में बताया है कि बच्चों का जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो कैसे खो जाता है। मतलब बच्चे होते तो छोटे हैं लेकिन वो अपने बचपन को ठीक से जी नहीं पाते हैं। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को पढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन दी गार्बेज, है ना। ये कौन कह रहा है, किसके द्वारा ये बातें कही गई हैं, हम देखते हैं। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना। आई आस्क साहिब, मतलब ये हमारी जो राइटर हैं वो जो है एक बच्चे से पूछ रही हैं जिसका नाम है साहिब, जो उससे पूछ रही हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो क्या करता है। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, है ना। एक बच्चा है साहिब नाम का, जो कि मेरे हमारी जो राइटर है वो कह रही है कि मेरे पड़ोस में जो है वो हमेशा गार्बेज के अंदर गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है। गार्बेज के कचरे का ढेर में जो बच्चे हैं थैलियाँ लेके जो कचरे को ढूंढते रहते हैं, कचरे में से पन्नियाँ बीनते हैं, कहीं जो भी उनकी ज़रूरत के सामान होते हैं उसको बीनते रहते हैं। तो उस टाइप से ये एक बच्चा है साहिब नाम का, जो है कि हमारी राइटर के पड़ोस में ही घूमता है और वो डेली उसको नोटिस करती है। तभी साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, है ना। साहिब ने जो है अपना घर जो है काफ़ी समय पहले छोड़ दिया है। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि कहाँ का रहने वाला है, वो ढाका का। वहाँ से वो अब यहाँ शिफ्ट हो चुका है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और जिसके बारे में उसे अब अपने घर के बारे में कुछ भी याद भी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, है ना। हिज मदर टेल्स हिम, अब उसकी माँ ने उसे क्या कहा है कि जो उनके घर थे और उनके खेत वगैरह थे, फील्ड्स वगैरह थे, वो सब एक बार तूफान आया, स्टॉर्म्स आया और वो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। इसलिए वो लोग अब अपना घर छोड़ चुके हैं, मतलब ढाका छोड़ चुके हैं, है ना। दैट्स वाई दैट लेफ्ट, ऐसा वो उसने बताया कि उन्होंने क्यों अपना घर छोड़ा है। उसकी माँ ऐसा बोलती कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, स्टॉर्म्स आया था और हमने हमारे खेत और जो है हमारे घर वगैरह हमको छोड़ने पड़े। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो क्या करते हैं यहाँ पे, जिस सिटी में वो रह रहे हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे गोल्ड के लिए रह रहे हैं। गोल्ड का मतलब यहाँ पे बेटा, गोल्ड मतलब सोने के लिए नहीं, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनती है, लेकिन उन लोगों के लिए गोल्ड क्या है ये हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, बच्चा क्या कहता है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, मतलब मटर्स यानी कि ठीक है, वो ठीक से आंखें नहीं मिला के ऐसे ही बोलता है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। लुकिंग अवे गो टू स्कूल, है ना। किसने कहा, ये हमारी राइटर कहती है कि मतलब तुम्हारे पास यदि करने को कुछ भी नहीं है तो तुम स्कूल जाओ। आई से एक लाइवली, मतलब यानी कि एक जो बिना सोचे समझे जब हम शब्द बोल देते हैं ना, तो हमारी राइटर ने भी उसको बोल दिया कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं तो तुमको स्कूल जाना चाहिए। रियलाइजिंग इमीजिएटली, और तभी मुझे एकदम से पछतावा जैसा लगा कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, है ना। मैंने क्यों एक ऐसे बच्चे को ऐसी एडवाइस दी है स्कूल जाने के लिए, जो कि मतलब वो बच्चा ऐसा काम कर ही नहीं पाएगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे नेबरहुड में, ऐसा वो बच्चा बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो जब वो उसे बना देंगे तो मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा, है ना। ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि जो है बच्चा यूं कह रहा है कि वो बना देंगे, वो बना देंगे से मतलब है कि गवर्नमेंट, है ना, जब गवर्नमेंट मेरे एरिया में स्कूल बना देगी तो मैं पढ़ने के लिए जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तब हमें राइटर बोलती है कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तुम्हारे लिए तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ लुकिंग, है ना।
यस ही सेज, तब उसने क्या बोला, हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा, स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो मुस्कुराने लगा, है ना। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा कि वो मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी, तभी वो मुझसे क्या कहता है कि क्या मेरे लिए स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, मैंने कहा, ऐसे है ना, मैंने कहा कि नहीं, इसको टाइम लगता है, मतलब स्कूल शुरू करने में हमको काफ़ी टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड एंड हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शर्म सी आई कि भाई मैंने क्यों इसको ऐसा प्रॉमिस कर दिया। दैट वॉज नॉट मीट बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन एक मेरे छोटे से प्रॉमिस ने, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती, उसके से जो है उसका तो एक वर्ल्ड में एक हल्की सी चमक सी जैसे उसको मिल गई हो, एक रोशनी मिल गई हो कि काश मेरे लिए भी कोई स्कूल आ जाए ताकि वो बच्चा पढ़े। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद, उसे जानने के बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, क्या बोला उसने, बड़े उससे अनाउंस किया है, साहिब आलम, उसका नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको उसके नाम का मतलब भी नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको उसका नाम का मतलब पता चले, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या होता है उसका मतलब साहिब आलम का, कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब कि पूरे संसार का भगवान, है ना। ही वुड, संसार का पूरे मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको तब अपने नाम पर विश्वास भी नहीं होगा कि साहिब आलम जो है पूरे संसार के मालिक का नाम को कहते हैं, और वो क्या काम करता है, कचरा बीनता है ना। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, है ना, कि वो उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, कि वो जो है अपनी एक आर्मी लेके चलता है कि सभी बच्चे जो है उसके साथ, उसकी गैंग में जो चलते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, बेयर फुट होते हैं, मतलब कि उनके पैरों में कोई चप्पल्स नहीं होती है, सभी नंगे पैर वहाँ पे घूमते हैं, जो कि एवरी मॉर्निंग वो दिखाई देते हैं। जैसे पक्षी नहीं हमको मॉर्निंग टाइम पर दिखते हैं कि ची 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 करते करते अपने अनाज के दाने चुगने के लिए निकलते हैं, और फिर जो है दिन के समय हमको दिखते बंद हो जाते हैं, तो वैसा ही उन लोगों का काम है कि वो भी मॉर्निंग में ही दिखाई देते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और जब पूरा मंथ कंप्लीट हो गया तो मैं उनको इतने दिनों में उनको सबको, पूरी गैंग को जानने लगी थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, है ना। आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तब एक ने क्या जवाब दिया उसी में से, यदि मैं मेरी माँ से जो है चप्पल मांगूंगा भी कि वो ऊपर से जो है मुझे उतार कर, सेल्फ पर से उतार कर मुझे चप्पल नहीं देगी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, क्या है कि यदि माँ चप्पल भी एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज, है ना, कि यदि उसकी माँ उसको जो है चप्पल दे भी देगी तो वो क्या करेगा, उनको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, क्योंकि उनमें से कभी एक कोई चप्पल पहन भी ले तो वो उनके साथ मैच नहीं करेगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और मैं उन्हें कुछ बोलूँ इसके पहले ही वो लोग अपने पैरों की तरफ देखते हैं और फिर कुछ नहीं कहते हैं। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, है ना, उनमें से ही एक थर्ड बॉय जो है वो कहता है कि मैंने मेरे अपनी पूरी लाइफ में एक भी जोड़ा, मतलब चप्पल जूते का जो है मैंने नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने पूरा इंडिया घूमा है और मैंने अभी तक देखा है कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ही बेयरफुट होते हैं, मतलब नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, चाहे वो सिटीज़ हों या चाहे गाँव के रास्ते हों, उन पर सभी पर वो लोग ऐसे ही घूमते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये कोई पैसों की कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन है, मतलब उनके यहाँ रीति रिवाज है, ऐसा रिवाज है कि वो लोग ऐसे बेयरफुट ही घूमेंगे। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है कि उनके लोगों के बीच में एक ऐसा रिवाज है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल
स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन इससे हमें समझ में आता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो है लोग जो है इतने गरीब है कि वो नंगे पैर घूमते हैं और उनके पास पहनने को चप्पल भी नहीं होते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, है ना, मुझे याद है कि एक उडीपी का एक व्यक्ति था जिसने मुझे अपने बारे में बताया था। एज अ यंग बॉय, जब वो क्या था, एक बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। मतलब जब हमारी राइटर हैं उनको जो है एक व्यक्ति ने, उडीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनको एक ये बात बताई थी कि वह व्यक्ति जो है जब बच्चा था तब वो क्या करता था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाया करता था पास्ट में। और वहाँ पर क्या था, और एक ओल्ड टेम्पल था, है ना, एक पुराना सा कोई मंदिर होगा, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उस व्यक्ति के फादर जो थे वो क्या थे, प्रिस्ट थे, मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो जब रोज स्कूल जाया करता था और जब वहां से गुजरता था मंदिर के पास से, तो वो वहां पर हमेशा रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और हमेशा भगवान से क्या प्रेयर करता था कि उसको भी एक पेयर ऑफ शूज मिले, मतलब जूतों का एक जोड़ा उसको हो ताकि वो पैरों में जूते पहन सके। 30 years लेटर, लेकिन अब क्या, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, लेकिन मैं फिर से अब जो है उस टाउन में मैंने जब दोबारा से विजिट किया, इन द टेम्पल, और उस मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकयार्ड where lived the new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब जो है वो टेम्पल में जब विजिट करती है 30 सालों के बाद हमारी एनिस जंग, तो क्या देखती है कि वहाँ पर अब नए प्रिस्ट आ चुके हैं, और जो है पीछे की तरफ जो है टेम्पल के पीछे की तरफ जो है खाली वीरान सा डेसोलेशन है ना। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की चेयर्स लगी हुई हैं, और एक बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड होकर आता है, जिसने सॉक्स और शूज दोनों ही पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग, और बहुत अच्छे से दौड़ते हुए आता है, हाफते हुए आता है, और अब जल्दी से जो क्या करता है वो अपना स्कूल बैग जो है उसी पलंग पर फेंक देखता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. जब अब हमारी एनिस जंग कह रही है कि जो उस बच्चे को देखकर जो है मुझे ऐसा लगा कि जो 30 साल पहले जो मुझे बताई थी उस व्यक्ति ने बात की, वो अपने बचपन में भगवान से, गॉड से प्रेयर किया करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिले। तो वैसा ही अब आज जब मैं इस बच्चे को शूज़ पहने हुए देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गॉडेस ने जो है उसकी प्रेयर सुन ली हो और अब उसे शूज़ मिल चुके हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़, अब वो यंग बॉय जो है वो प्रिस्ट का ही था, और अब प्रिस्ट के बच्चे भी वहाँ पे शूज़ पहनने लगे हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं जिन्हें मैं देखती हूँ वो अभी भी शूलेस ही है, वो अभी भी बेयरफुट ही घूमते हैं, है ना। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अब इन्हीं चीज़ों के लिए जो है मैं सीमापुरी के लिए मतलब सीमापुरी ये इनके लोगों का एरिया है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट, एक सीमापुरी जो एरिया है वो जो है दिल्ली का ही एक एरिया है, लेकिन दिल्ली से कहीं माइल्स दूर है। मेटाफोरिकली का मतलब है कि एरिया तो दिल्ली का ही है, उसे दिल्ली के अंदर ही माने जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली एक बहुत डेवलप सिटी है, अब उसके हिसाब से जो सीमापुरी है वो इतना डेवलप नहीं है, और वहाँ पर जो है देखने से हमें नहीं लगता है कि हम दिल्ली जैसी सिटी में हैं। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, है ना। साइब्स फैमिली इज among them। अब वो क्या कह रही है कि जो सीमापुरी जो एरिया है उसमें जो है ऐसे लोग रहते हैं जो स्क्वाटर्स है। कैसे स्क्वाटर्स कहाँ के, बांग्लादेश 1971 में जो बांग्लादेश से लोग आकर हमारे यहाँ रहने लगे थे दिल्ली के अंदर, वो स्क्वाटर्स है, शरणार्थी है। और साहिब्स की जो फैमिली है वो भी उन्हीं लोगों में से है।
सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी के अंदर क्या मिलता है, हमेशा लाइफ जो है इजीली नहीं है, वो वाइल्डरनेस है। मतलब जैसे कि वहाँ के लोगों को ना तो पहनना, खाने पहनने ओढ़ने का भी उन लोगों को तरीका नहीं है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. Like 10,000 rag pickers, they have lived here for more than 30 years without an identity. अब बोल रही हैं हमारी राइटर की जो सीमापुरी जो एरिया है वहाँ पर जो लोग हैं वो वाइल्डरली रह रहे हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं। और उन्होंने क्या है, मिट्टी के मड के मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनकी जो छतें हैं वो सब तारपोलिन की हैं, सीवेज वहाँ कोई नालियाँ भी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गटर्स खुले हुए हैं, और जो पानी के ड्रेनेज है वो सब भी खूब मतलब बदबू सा वहाँ पे आ रहा है। और कम से कम 10,000 रेग पिकर्स वहाँ पर लिव कर रहे हैं, है ना। और 30 सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे, विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, फिर भी वो वहीं पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। उनके पास में केवल एक राशन कार्ड उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है, जिससे उन्हें जो है वोटर आईडी में उनका नाम जुड़ गया है। बाकी उनके पास में जो है कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हम लोगों के पास आधार होता है वैसा उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन लोगों के लिए जो है फूड ज़्यादा जरूरी है एक आइडेंटिटी से, मतलब उन्हें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उन्हें केवल फूड ही चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर names on voter list and enable them to buy grain, food is more important for survival than an identity। मतलब जो लोग क्वार्टर्स जो आए थे वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे थे और वो बिना किसी विदाउट आइडेंटिटी के इंडिया के अंदर दिल्ली में रह रहे थे, और जो है उनके लिए जो है उन्हें आइडेंटिटी कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें केवल किस चीज़ से मतलब था, फूड से, ग्रेन से, जो उन्हें खाने के लिए चाहिए, क्योंकि सरवाइव करने के लिए केवल उन्हें फूड और ग्रेन चाहिए, आइडेंटिटी की उन्हें आवश्यकता नहीं है ना। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन ऐशिंग स्टोमक, वी वुड रैदर लाइव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। यदि हमें रात को सोते वक्त यदि हम खाली पेट नहीं हैं और हमारा दिन भी अच्छे से बीतता है और रात को हम खाली पेट नहीं सोते हैं, पेट भरकर सो जाते हैं, तो ये हमारा जो है हमें हमारे खेतों में और हमारे अपने खुद के घर रहने से ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। बस उन्हें यही केवल इसी चीज़ की उम्मीद से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। दैट गेव अस नो ग्रेन से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी। एक फटी हुई साड़ी में उसी ग्रुप में एक महिला थी जो ये बात बोल रही थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। राइटर कह रही है कि जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों ने आपकी फील्ड और रिवर्स, नदियाँ, ग्रीन ग्रीन फील्ड थी, हरे हरे खेत थे, भरे हुए ब्यूटीफुल धरती को, खेतों को क्यों छोड़ दिया। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ वो उन्हें आराम से उन्हें भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम, और उसके कारण जो उन्हें जो है अब एक टेम्पररी होम्स में उनको रहना पड़ रहा है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और इसमें बच्चे भी जो है इसी तरीक़े से उनके साथ में उनके पार्टनर बनते हैं, उनकी जीविका चलाने में उनकी मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। यदि सीमापुरी में यदि सर्वाइव करना है तो रैग पिकिंग ही काम करना होगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट ना। यदि सर्वाइव करना है सीमापुरी के अंदर तो रैग पिकिंग करना होगा, और इट हैज़ एक्वायर्ड द means rag picking through the years it has acquired the proportion
Inside, when no one is around, he admits the gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. जब वहाँ कोई नहीं होता, चारों ओर कोई नहीं होता, तब जो है गेट कीपर जो है उसे अंदर जाने की परमिशन देता है और वो उस पर झूला भी झूलता है। साहिब ने भी भैया टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज मतलब अजीब से दिखाई दे रहे हैं, उस पर वो जो है जच रहे हैं, जो देखने में वो लग रहा है। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, अब उसके जो है अलग रंग का उसने टी शर्ट पहना हुआ है, अलग रंग का शॉर्ट्स पहना हुआ है और उसी पर जो है उसने टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। समवन गैव देम टू मी, वो कहता है ही से ऐसे ना, वो कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, है ना। द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो उनके बारे में समझाता है कि ये मुझे किसी ने दिए हुए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय ने, अमीर लड़के ने उनको दे दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, उसमें उन शूज़ में से किसी एक में जो है एक होल हो रखा है, छेद हो रखा है, इसलिए शायद उसको रिफ्यूज़ उस रिच बॉय ने कर दिए और वो उसने मुझे दे दिए। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक जो बच्चा बेयर फुट है, नंगे पैर है, शू लेस है, उसके लिए वो कोई होल जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इवन शूज़ विद अ होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, जो शूज़ है जिनमें एक होल है उन्होंने भी उसका एक सपना पूरा कर दिया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो बड़े शौक से देख रहा है उस गेम को जो है वो उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब मॉर्निंग का समय है और साहिब जो है कहाँ पर है भैया, मिल्क बूथ पर है ना, दूध की जो डेयरिया वगैरह होती है वहाँ पर है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का जो है दूध का बर्तन होता है ना जिसको हम हाथ में टांग कर ले जाते हैं, वैसा कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन, वो किस में काम करता है, एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है। द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसे उस दुकान से जो है कितना रुपीज़ मिलता है, 800 रुपीज़ मिलता है और उसे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो उस जॉब को पसंद करता है। आई आस्क हिज फेस, मैंने उससे पूछा क्या उसे वह ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसको जो है समझ आया कि भाई वो रिफ्यूज़ करता है कि उसको मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, उसे जो स्टील का जो कैनिस्टर है जो उसके हाथ में वो भी उसे बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, मतलब भारी लग रहा है। किससे, जबकि वो हाथ में जो है बैग लिए जब वो रैक पिकर्स का काम करता था तो उससे भी ज़्यादा वो उसको भारी लग रहा है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, अब ये जो उसके हाथ में कैनिस्टर है वो जो है उसका नहीं है, वो किसका है, वो शॉपकीपर जो शॉप का मालिक है, शॉप का ऑनर है, वो उसका है और वो उसके ऊपर एक बॉस है, मतलब साहिब यहाँ खुद का मालिक नहीं है, उसके ऊपर कोई बॉस है, उसे उस बॉस के लिए काम करना पड़ता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। हम अपनी ये स्टोरी जो है साहिब से ये हमने कंप्लीट की, तो अब हमारी दूसरी जो स्टोरी है वो एक मुकेश नाम के लड़के के लिए है, इसे हम अपने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, है ना। अब मुकेश नाम का जो लड़का है जिसके ख्वाब क्या है कि वह कार को चलाना चाहता है, मतलब उसका ख्वाब है कार ड्राइव करने का। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मतलब मुकेश अपने उसमें ये चाहता है कि वो अपना खुद का मास्टर बने। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, है ना, वो क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ही अनाउंस, अब ये अनाउंस क्या करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा।
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो मैंने उससे पूछा, हमारी राइटर जो है वो उससे कहती हैं कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो वो ही आंसर, तब मुकेश आंसर देता है कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर ये जवाब दिया। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, अब उसके जो सपने थे वो एक भ्रम की तरह लग रहे थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, अब उसके जो सपने थे वो एक भ्रम की तरह लग रहे थे क्योंकि फिरोजाबाद नगर के अंदर जो है सड़कों पर जो है वो जो काम कर रहे थे अब उससे वो फेमस है। फिरोजाबाद किन के लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए, मतलब वहाँ पर हमेशा बैंगल्स का ही काम किया जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद के अंदर जो है अधिकतर फैमिलीज जो है बैंगल मेकिंग का ही काम किया करती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems अभी जो मुकेश की जो फैमिली है और उसकी कई जनरेशन्स हैं जो इसी फील्ड में काम कर रहे थे, मतलब सभी लोग क्या है ग्लासेस को जो है वेल्डिंग करने का काम कर रहे थे और सभी उसी से बैंगल्स बनाया करते थे। उनकी जनरेशन मतलब कई पीढ़ी, जैसे मुकेश के दादाजी के भी पिताजी, कई जनरेशन से जो है उनकी फैमिली जो है पूरी यही काम कर रही थी। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और सभी जो वहाँ की औरतें हैं वो सभी यही काम करते हुए दिखाई देती है। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश की जो फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स। आज उन लोगों में से किसी को भी ऐसा नहीं पता है कि जो बच्चों से काम कराना जो है इतने हाई टेम्परेचर पर जो है ग्लास फर्नेस का काम जो है कराना एक इलीगल प्रोसेस है, ये इलीगल वर्क है। इसके लिए उन्हें कोई पुलिस केस भी उनके लिए हो सकता है, लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा पता नहीं है कि बच्चों को इतने हाई टेम्परेचर पर काम कराना नहीं चाहिए। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, अब जहाँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि वो लोग इतने हाई टेम्परेचर पर जो है ग्लास को फर्नेस कर रहे हैं और जहाँ ना तो हवा है ना पानी है, बहुत कम आता है, दैट द लॉ, ऐसा वहाँ लॉ है, कानून है, इफ़ एनफोर्स, यदि कानून उन पर लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अच्छा, यदि ऐसा कानून जो है वहाँ पे लागू कर दिया जाए तो ऐसे ही कई 20,000, जैसे कि मुकेश की तरह कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वहाँ से निकाला जा सकता है जो कि इतने हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेस का काम कर रहे हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब भाई मुकेश जो है बड़े अपनी आइज बीम मतलब यानी कि उसकी आंखों में एक चमक है और वो जो है हमारे राइटर को जो है बोल रहा है कि चलो हम आपको अपने घर लेकर चलते हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, मतलब जिसको हमने अभी अभी बनाया है ना। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चॉक्ड विथ गार्बेज। अब वहाँ जब रास्ते में वो जा रही तो वहाँ पे क्या मिल रहा है उसको? बीच में कूड़ा कचरा ढेर सब कुछ पड़ा हुआ मिल रहा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ पर जो है उनकी सारी छत भी जर्जर अवस्था में है और क्रम्बलिंग वॉल्स है, मतलब कि दीवारें भी उनकी टूट सी रही हैं। वॉबली डोर्स, और डोर भी ऐसे हैं कि एक बार उनको खोलो तो फिर वो लगते नहीं है और लग जाए तो खुलते नहीं है। नो विंडोज crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। लोग जो है
को एग्जिस्टिंग हैं, मतलब कि लोग भी रह रहे हैं और एनिमल्स भी वहीं पर रह रहे हैं, सब लोग एक साथ ही रह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब कि लोग वहाँ पर छोटे छोटे कमरों में जो है काफ़ी फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं। उनको देखकर कैसा लग रहा है, प्रीमेवल स्टेट, मतलब कि जैसे प्राचीन टाइम पर पहले लोग जैसे रहा करते थे ना, कि जैसे इंसान और जानवर सभी एक साथ रहा करते थे, तो उस एरिया को देखकर ऐसा हमारे राइटर को लग रहा है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। अब मुकेश क्या करता है, उसी में से एक घर के सामने जो है दरवाजे पर वो खड़ा हो जाता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। और वो क्या करता है, अपने लात से एक धक्का मारता है और उस गेट को ओपन करता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। अब वो क्या करते हैं कि एक आधे बने हुए मकान, मतलब वो घर कैसा है उसका, मुकेश का, जो आधा बना हुआ है, आधा कच्चा आधा ऐसा बना हुआ है, जिसमें वो एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेज्ड विथ डेड ग्रास। आधा जो है वो पूरे जो घास की जो छत नहीं पूले जैसे बनाते हैं घास के, उसको बनाकर छत बनाई जाती है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिव्स। अब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, चूल्हा जलता हुआ, फायरवुड है ना स्टोव, जो चूल्हा जलते हुए देखते हैं। जैसे पहले हमारे गांव में हमको देखने को मिलते हैं, जो लकड़ी जलती है, लकड़ी और कंडे वगैरह से जो है चूल्हा जलाया जाता है, तो वैसा ही उस मुकेश के मकान में एक चूल्हा जल रहा है और एक बड़ा सा बर्तन जो है उस पर चढ़ा हुआ है, और जिसमें क्या है, एक स्पिनच लीव्स, मतलब यानी कि पालक की सब्जी उस पर बन रही है। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में क्या है, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और ग्राउंड मतलब फ्लोर पे जो है कई वेजिटेबल्स कटी हुई जो है वो एल्यूमिनियम की प्लेट्स में रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल यंग वुमेन मतलब एक कमजोर सी औरत जो यंग है, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब उन्हीं में से जो है एक कमजोर सी मगर यंग है वो लेडी, और वो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है। किसके लिए बना रही है, पूरी फैमिली के लिए, अकेले ही बना रही है। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक द उम्र में उसको, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर्स, है ना, मतलब वो जो स्माइल कर रही है महिला वो कौन है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन वो किस तरीके से बिहेव कर रही, वो घर की बहू है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू कौन होती है, किसको बोलते हैं, जो फैमिली घर में जो है डॉटर इन लॉ मतलब बहू होती है ना। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, अब उसके पास कितने लोगों का काम करना होता है उसको, 3 लोगों का। 3 लोगों में कौन, एक तो मुकेश, एक मुकेश का एल्डर ब्रदर और मुकेश के पापा, मतलब वो 3 लोगों का काम वो अकेले करती है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, ओके, इन 3 लोगों का वो काम करती है। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जैसे ही ओल्डर मैन कौन, भाई मुकेश के पापा, वो जब एंटर करते हैं, शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो कहाँ चली जाती है, एक वॉल के पीछे, जो टूटी हुई सी दीवार है वो उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, ऐसा वहाँ पे कस्टम है, वहाँ पे रीति रिवाज है ऐसा कि कोई भी बड़े जेंट्स होते हैं तो उनके आगे जो है वो पल्ला उनका लेती है, मतलब पर्दा करती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जितने भी मेल एल्डर्स, जितने भी बड़े मेल्स हैं उनके सामने जो है घर की बहुएं जो है पर्दा लिया करती हैं। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, despite long years of hard labor, है ना। First as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is टीच दैम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। अब भाई जो जितने भी फैमिलीज में एल्डर्स हैं उन्होंने अब तक क्या क्या, उनको केवल एक बेंगल मेकिंग का ही काम आता है और वो इनको भी बेंगल मेकिंग का ही काम सिखा
सकते हैं, लेकिन इस काम को करते हुए उन्होंने अभी तक क्या नहीं कर पाए हैं। एक बेंगल मेकर जो है फेल हो गया। किस में फेल हो गया? रिनोवेट अ हाउस। अपने घर को भी वो ठीक नहीं करा पाए हैं, अपने दोनों बच्चों को वो स्कूल तक नहीं पहुंचा पाए, और उन्हें केवल सिखाने के लिए है तो उनके पास में क्या है? केवल एक बेंगल मेकिंग का ही काम वो उन्हें सिखा सकते हैं। इट इज हिज कर्म, ये उनका क्या है? कर्म है। हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब ये कौन कह रहा है? मुकेश की जो है वो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो ये ऐसा कह रही है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब क्या बोल रही है कि मुकेश के जो दादाजी थे वो ऐसे ही बैंगल्स मेकिंग का काम करते करते जो है उन्होंने अपनी आंखें जो है खो दी। कैन अ गॉड गिवन लिनीज एवर बी ब्रोकन। लेकिन उन्होंने अपना कस्टम नहीं तोड़ा, जो उनकी परंपरा चलती आ रही है उन्होंने फिर भी वही काम किया और अपनी आंखें खो दी। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग but bengals in the house, in the yard, in every other houses, every other yard, every street in फिरोजाबाद स्पाइरल्स ऑफ। अब इसमें क्या है कि उसकी दादी ये बोल रही है कि बेंगल मेकिंग के काम में ही उसके पति ने जो है उसमें आंखें अपनी खो दी, लेकिन अपने कस्टम को नहीं तोड़ा, और उनने तो शुरू से ही केवल वहाँ पर बेंगल मेकिंग का ही काम किया है। घर में, आंगन में, दूसरों के घरों में, सभी जगह पर उन्हें केवल यही बेंगल दिखाई देते हैं। कहाँ पर? स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, है ना। फिरोजाबाद की हर एक स्ट्रीट में उन्होंने केवल बेंगल ही बनते देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ दिस 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जैसे रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह बेंगल्स भी जो है अलग अलग कलर की, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, सभी तरह की बेंगल्स भी बनाई जाती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और उनको जो है बॉक्सेस में पैक करके, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट। जो 4 व्हील्स हैंड कार्ट्स होती है, जैसे हाथ ठेला होता है जिसको हाथ से धक्का धक्का कर आगे बढ़ाया जाता है, 4 व्हील्स वाला होता है, उसके ऊपर रखकर आगे बढ़ाया जाता है। पुश बाय यंग मैन अलॉन्ग द नेरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और फिरोजाबाद की उन्हीं गलियारों में जो है उनको बेचा जाता है, बेचने के लिए निकला जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स। और जो है फिरोजाबाद की गलियों में जो है वहीं पर और ऐसे ही लैंप्स जलते हैं जिनमें बेंगल्स का काम किया जाता है और बेंगल्स को जोड़ा जाता है। वही काम देखते हुए मिलते हैं। बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ बैठकर उसी काम को करते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और सर्कल्स में जो है बेंगल्स को जो है ऐसे ही जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जितना कि हमें बाहर की तरफ लाइट दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा डार्क में वो लोग एडजस्ट हो चुके हैं, उनकी आंखों को काफ़ी डार्क में देखने की आदत सी हो गई है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और वो लोग क्या है अपनी आंखों की जो रोशनी है वो जल्दी ही खो देते हैं, जबकि वो बड़े मतलब उनकी उम्र ढलने के पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी कमज़ोर उनकी हो जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। एक सविता नाम की लड़की है जो पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, और जो एक महिला के साथ साइड में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीसेस को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ जो है मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, है ना। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मेक। जिस काम के लिए वो लड़की जो है हेल्प कर रही है उसे उस चीज़ के बारे में जो बेंगल्स है उसका महत्व भी पता नहीं है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये किसको सिम्बोलाइज करता है? एक भारतीय महिला के सुहाग को भी सिम्बोलाइज करता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसको शादी के समय पहना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज
ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील। ये वो लड़की कब समझेगी, जबकि उसे भी जो है रेड व्हील से मतलब लाल रंग की चुन्नी से जब उसके सिर को ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथों को भी लाल रंग से रंगा जाएगा। विद हीना, किससे रंगा जाएगा, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में भी ऐसे ही चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बनेगी। तब उसे इन बैंगल्स का मतलब समझ में आएगा जो वो आज इतनी तेजी से बना रही है ना। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स हो गए, जो उसके बगल में जो वुमेन बैठी हुई है वो भी कई सालों पहले इसी तरीके से दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, अब उसके हाथों में बैंगल्स तो हैं। ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर बैंगल्स तो है जो महिला है उसके। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब ऐसी कोई रोशनी सी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो क्या कहती है, सीशेज, वो कहती है कि हमने कभी एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो बड़े दुख भरी उससे आवाज़ में वो बोलती है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी एक समय भी सुख से खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीव्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसके जो पति है वो ओल्ड मैन है। विद ए फ्लोइंग बियर्ड से, उसके जो पति हैं वो जो है मतलब जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मतलब वह केवल चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उसने अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए जो है एक घर तो बनाकर ही दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उस जो ओल्ड मैन है उसके इन शब्दों में है कि उसने कम से कम बेंगल मेकिंग के काम में अपनी फैमिली को एक घर तो बनाकर ही दे दिया जा है, जबकि जो लोग हैं जो अपनी पूरे लाइफ टाइम में ये काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास में अपने सर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये जो पैसा नहीं होने मतलब पॉवर्टी, गरीबी की जो आवाज़ है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो है जो बैंगल्स मेकिंग का जो काम है वो इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, यदि वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो उनके पास खाने को भी नहीं होगा। रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो भी अपने बड़ों की ही तरह इस काम को करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में यही देखा जाता है कि जो बड़े करते आए वही छोटे करेंगे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, जब लोगों ने जब अपने इस काम से बाहर निकलने का सोचा तो क्या किया, उनके सपनों को मार दिया गया, क्योंकि जो बड़े हैं वो करते आ रहे हैं, उन्हीं को जो है छोटे उसी चीज़ पर अपने आप को भी आगे अपना करियर भी उसी में बनाते जाते हैं। कि यदि सदियों से उनके घरों में बैंगल्स मेकिंग का काम होता आ रहा है तो जो छोटे हैं वो भी बड़े होकर उसी काम को अपना लेते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, तब हमें राइटर उनसे कहती है कि क्यों ना तुम लोग तुम्हारी अपनी एक कंपनी तैयार करो, कंपनी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, समूह बनाओ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फॉर फादर। अब एक व्यक्ति से बोलते तुम लोग अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाते, अपना खुद का एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते, समूह क्यों नहीं बनाते कुछ आगे करने के लिए, इन सब कामों को छोड़ के कुछ अपने लिए अलग करो। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them. अच्छा, यदि वो लोग अपनी कंपनी बनाते हैं तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को मार पीट कर, यदि वो इस तरीके के अपनी ग्रुप वगैरह करेंगे तो उन लोगों को मारकर जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। और क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, ये लोग क्या है, इनके पिता भी अब थक चुके हैं और कोई इनकी मदद भी नहीं कर सकता। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू
एम्पैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और उनके लिए कोई न्याय भी अब नहीं कर सकता। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि दो तरह के लोग हमारे वर्ल्ड में रहते हैं ना, दो तरह के लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं। कौन कौन से लोग रह रहे हैं आप देखते हैं हम। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो जो गरीबी में रह रहे हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्मा है और जो गरीबी में जो वो काम कर रहे हैं, दे आर बोर्न। द अदर अ विक्सियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरे वर्ल्ड में कौन कौन है, साहूकार है, द मिडिल मैन है। अच्छा, दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें साहूकार और मिडिल मैन है, द पुलिस मैन है, द कीपर्स ऑफ लॉ है, देन द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। जो एक वर्ल्ड ऐसा है जिसमें कि जो मुकेश और उसकी फैमिली है जो पॉवर्टी से घिरे हुए हैं, और दूसरा ही एक और वर्ल्ड है जिसमें साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और बाकी पॉलिटिशियंस ये सब लोग रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इन सब ने मिलकर क्या किया है कि बच्चों पर जो है बोझ सा डाल दिया है जिसको वो अब उठा भी नहीं पा रहे हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो लोग अब नेचुरली प्राकृतिक तरीके से उसके लिए आवाज़ उठाने की बजाय जब तक कि वो उस बात के लिए संभले उसके पहले ही उनके ऊपर इस तरह का वजन डाल दिया जाता है, और वो सोचने में रह जाते हैं कि जो उनके पिता ने किया वही उनकी मजबूरी है और वही उसे करेंगे। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, वो अब उसको उसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसके अलावा उसके विरोध में जाकर कुछ और हिम्मत करने की भी अब उनके उसमें नहीं है, अब उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, अब मुकेश की आंखों में जो चमक है उसके समझ में जो है आई एम चीयर्ड, लेकिन वो फिर भी खुश है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश अभी भी क्या कह रहा है, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं तो भाई क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है क्या है, वो उसके घर से काफ़ी लंबा रास्ता है। आई विल वॉक, तो वो जवाब देता है कि मैं चल लूँगा इतना लंबा, है ना। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, अब राइटर उससे क्या पूछती है कि तुम्हारा तो भैया प्लेन उड़ाने का भी एक ड्रीम है। ही इज सडनली साइलेंट, अब वो तभी चुप हो जाता है, नो, और धीरे से क्या बोलता है, नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर वो सीधे देखते हुए क्यों कहता है कि नहीं, अब मेरा ये ड्रीम नहीं है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। ही इज content to dream of cars that he sees hurtling down the स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन में जो स्ट्रीट पर जो कार तेजी से दौड़ती हैं वो भी उन्हीं के लिए वो सीखना चाहता, वो भी कार को ड्राइव करना चाहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में इसी तरह से आसमान में उड़ते उसको आसमान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मुकेश नाम के बच्चे की स्टोरी है ये हमने पढ़ी, और एक हमारे साहिब नाम के बच्चे की जो कि पॉवर्टी से काफ़ी जूझ रहे हैं। जो हमारा साहिब है जो वो गार्बेज में जो है गोल्ड चुनने का, गोल्ड ढूंढने का काम किया करता था, और वैसा ही मुकेश है जिसका एक ड्रीम है कि वो कार को चलाना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली क्या है, बेंगल मेकिंग का काम करती है और वो कुछ उसमें से अलग हटकर नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरीके से बच्चे गरीबी में जो है अपने सपनों को मार देते हैं, और उनकी फैमिली जो सदियों से करती आ रही है वही उन पर बोझ डाल दिया जाता है। तो ये स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी है, और हमारे देश में जो है छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उसके लिए भी एक एजुकेशनल स्टोरी है कि भाई छोटे बच्चों से काम कराकर जो है उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। तो ये स्टोरी बहुत काफ़ी अच्छी हमारे राइटर ने दी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर लेकर जल्दी ही आएंगे। ओके, बाय बाय।